नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं एफॉर्जम नंबर 58 की। इससे पहले हैनीमैन सर ने 57 की बात की, जिसमें हमने एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात की। तो उसी में आगे इसी एलोपैथिक ट्रीटमेंट को ही कंटिन्यू करते हैं हैनीमैन सर और बताते हैं कि इफ़ इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन वी शुड इवन पास ओवर द सर्कमस्टांसेस दैट इट इज़ एन एक्सट्रीमली फॉल्टी symptomatic treatment wherein the practitioner devotes his attention in a merely one-sided manner of a single symptom, consequently to only a small part of the whole, whereby relief of the totality of disease, which is what the patient desire, cannot eventually be expected. We must, on the other hand, demand of the experience if in one single case whereas such antipathic employment of medicine was made use in the chronic or persisting affections after the transient amelioration there did not ensure an increased aggravation of symptoms which was subdued at the first in the palliative manner, and aggravation indeed of the whole disease. हैनीमैन सर यहाँ पर यही बोलते हैं कि जो हम यहाँ पर जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट जिस तरह से ले रहे हैं वो एक फॉल्टी जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम पर्टिकुलरली एक सिंगल सिम्टम को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं और बाकी जो मतलब और भी जो सिम्टम्स हैं उसकी हमें टोटलिटी बनानी चाहिए, लेकिन हम वो नहीं करते। हम कुछ सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं और उनके आधार पर जब ट्रीटमेंट करते हैं और ऊपर से जो हमारा जो आधार है वो जस्ट अपोजिट सिम्टम्स को लेकर के ट्रीट करना है, तो उससे क्या होता है कि शुरुआत में तो वो पैलिएशन देते हैं, लेकिन बाद में वही जो है बाद में रिटर्न होके आते हैं और मोर एग्रीवेटिव फॉर्म में वो सिम्टम्स हमको नजर आते हैं। तो यहाँ पर सर ने मेंशन किया है फॉर्जम नंबर 7, जहाँ पर हैनीमैन सर ने बात की थी कि हमें मेंटेनिंग कॉज देखना है क्रॉनिक कॉज के लिए और एलिमेंट फ्रॉम या एक्यूट एक्साइटिंग कॉज देखने हैं हमें एक्यूट मियाज़म के एक्यूट डिजीज़ के लिए। तो इस तरह से हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाना है और उसके आधार पे कोई एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है ना, जो कि सारे सिम्टम्स को अधिकतर सारे सिम्टम्स को लिए हुए हो, कवर की करती हो। तो इस तरह से जो हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो फिर क्योर की तरफ जाता है और सारे सिम्टम्स वैनिश होते हैं और फिर वहाँ पर पैलिएशन नज़र नहीं आता और फिर से दोबारा एग्रेवेटेड फॉर्म में सिम्टम्स नहीं आते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, हम कुछ सिम्टम्स को वैल्यू देंगे, उनको ट्रीट करेंगे और जस्ट अपोजिट के आधार पर जब ट्रीट करेंगे तो हमेशा पैलिएशन होगा और फिर सिम्टम्स जो होंगे वो वापस आएंगे मोर एग्रीवेटेड फॉर्म में। और ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंस के दौरान देखा गया है, महसूस किया गया है ऑर्डिनरी फिजिशियंस के, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि जिसको हम झुटला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देखने को मिलता है। एंड एवरी अटेंटिव ऑब्जर्वर विल बी एग्री दैट, वही कह रहे हैं कि कोई भी अटेंटिव जो ऑब्जर्वर है वो इस चीज से एग्री करता है कि ऐसा ही होता है। आफ्टर सच शॉर्ट एंटीपैथिक एमिलियोरेशन एग्रीवेशन फॉलोज इन एवरी केस विदाउट एक्सेप्शन। वही कह रहे हैं कि एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जब एमिलियोरेशन होता है तो वहाँ एमिलियोरेशन क्योर ना होकर के पैलिएशन होता है और सिम्टम्स कुछ समय बाद रिटर्न होते हैं अपने पहले से ज़्यादा मोर एग्रीवेटेड फॉर्म में, है ना। सिम्टम रिटर्न होते हैं और एवरी केस, हर केस में बिना किसी एक्सेप्शन के, क्योंकि ये पूरे एक्सपीरियंसेस के दौरान ये चीज़ महसूस की गई है और इसे देखा गया है। In this patient, another explanation of the subsequent aggravation ascribed malignancy of the original disease and now the first time showing itself to occurrence of the quite a new disease। और जब हम क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा दिनों तक इस मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंसी में मेडिसिन देते हैं लार्ज डोजेस में, जब हम बहुत दिनों तक लगातार वो मेडिसिन देते रहते हैं तो पेशेंट्स में एक न्यू मेडिसिन
वो न्यू डिजीज बन जाती है, मेडिसिनल डिजीज बन जाती है, और उसको हम फिर नाम दे देते हैं कि ये तुम्हारी डिजीज जो भी है उसका ही मैलिग्नेंसी है या एक नई बीमारी तुम्हें आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये 58 एफोरिज्म है जो कि खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 59 एफोरिज्म देखेंगे, बड़ा है थोड़ा सा लेकिन उसे खत्म करेंगे हम। ठीक, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।